आज थर्ड चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो है ये, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। एक ये टाइप रह गई थी कुछ आपकी मेंसुरेशन फिगर्स की वर्ड प्रॉब्लम्स और ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, और एक टाइप रह गई है आपकी फ्रैक्शन वाले टाइप, ठीक है। तो आज ये ख़त्म करते हैं, ओके। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 units and width is increased by 2 units। ओके क्या कहना चाह रहा है फिलहाल तो ये इतना ही पढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करें, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट्स मान लिया, ठीक है। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट्स मान लिया, ठीक है। क्या कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ मानने से हमारे को एरिया मिल गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, इस लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 80। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये 80 रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कब, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को रिड्यूस करें 5 एंड मल्टीप्लाई विड्थ आएगी ना, एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2। विड्थ को 2 यूनिट्स इंक्रीज करने पे और लेंथ को 5 यूनिट्स कम करने पे हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 80 यूनिट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इससे इक्वेशन बनाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई कैंसिल, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -70। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेम एज दूसरी देखते हैं। अभी कहता है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 यूनिट्स। चलो जी, लेंथ को 10 यूनिट्स बढ़ा देते हैं एंड डिक्रीज द विड्थ बाय 5 यूनिट्स। 5 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं विड्थ को, तो एरिया में क्या फ़र्क पड़ता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है 50 यूनिट्स, ठीक है। इससे क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 50, ठीक है। तो -5x प्लस 10y, ये 50 उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा टोटल। 5 कॉमन ले लो, -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। तो हमने इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आया था, सेकेंड इक्वेशन ये आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो किसी भी स्पेसिफिक मेथड से, ठीक है। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। गाइस x कितना आएगा आपके पास 40 यूनिट्स और y कितना आएगा 30 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टाइप दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन RD से भी करना, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं गाइस, जिनका सम कितना होता है 180, यस, ठीक है। कहता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड बोथ एंगल्स, ठीक है। तो क्या करें, हम लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल x डिग्री एंड लेट स्मॉलर बी y डिग्री, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो यहीं से निकल आया कि वो सप्लीमेंट्री हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहला इक्वेशन तो मिल गया हमारे को, ठीक है। सेकंड क्या मिलेगा, कहता है x और y का रिलेशन दे रखा है कि जो लार्जर एंगल है, x एंगल लार्जर माना था ना आपने, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये ऑलरेडी 18 डिग्री ज़्यादा है। अगर मेरे को इसको इक्वल बनाना है दोनों को, तो या तो मैं इसको 18 रिड्यूस कर दूँ या यहाँ पे 18 ऐड कर दूँ। जैसे मैंने यहाँ 18 डिग्री ऐड किया तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। क्योंकि लार्जर एंगल जो था स्मॉलर से कितना ज़्यादा था 18 डिग्री, तो हमें स्मॉलर में ही ऐड करना पड़ेगा ना, तो स्मॉलर हमने ऐड कर दिया, या लार्जर में से कम कर सकते, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करोगे किसी मेथड से तो आपके पास
जो स्मॉलर एंगल है ये y वो आ जाएगा 81 डिग्री एंड जो लार्जेस्ट एंगल है वो आएगा आपका 99 डिग्री। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कहता है फाइंड 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल A 10, B एंड C एंड D चारों एंगल दे रखे हैं आपको। क्या था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हम लोगों ने पढ़ा था छोटी क्लास में 9th क्लास में कि एक सर्कल है, अगर एक क्वाड्रेट के चारे वर्टेक्स जो है सर्कल पे लाई करते हैं तो वो एक साइक्लिक होता है। क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसमें हमें ये भी पढ़ा था कि इनके जो ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है, यानी कि एंगल A और C को हम ऐड करें तो कितना होगा 180, और एंगल B प्लस एंगल D भी क्या होगा 180, यानी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होते हैं ऑपोजिट एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम क्या होता है सप्लीमेंट्री। बस ये लिख दो आप इस चीज़ को, इस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। बाकी उसने एक्स और वाई रिलेट करके दिया ही हुआ है आपको। तो एंगल A प्लस C यानी कि x प्लस वाई प्लस 10 प्लस C एंगल प्लस x प्लस वाई माइनस 30 कितना हो जाएगा 180। तो आपके पास आ गया 2x प्लस 2y, यहाँ बचा -20, उधर जाके 200। इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लो बाय टेकिंग 2 कॉमन, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये आ गया 100। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। ठीक है गाइस, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास एंगल B प्लस एंगल D भी कितना है 180। तो B y प्लस 20 प्लस D x प्लस वाई, इसका सम भी कितना आएगा 180। तो आपके पास आ गया x प्लस 2y, ये 20 उधर जाएगा 160। ठीक है, मेथड आपको आते हैं, कौन सा मेथड सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन से कर लो, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 40 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो इसको प्लेस कर देना। तो एंगल A जो आपके पास आने वाला है वो आएगा 110, B एंगल आएगा आपके पास 80, C आ जाएगा 70 और एंगल D कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास चारों एंगल आ जाएंगे। ठीक है गाइस, ओके गाइस, लास्ट टाइप देखते हैं, फ्रैक्शन वाली आपकी बुक में दी है एनसीईआरटी में। कहता है कि फ्रैक्शन क्या होता है भाई। सबसे पहले तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब? जब इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट कर लो। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x एंड लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू सम y। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बन गया गाइस x अपॉन वाई। क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से एक बार। कहता है फ्रैक्शन बिकम्स, ये जो फ्रैक्शन है x बाय वाई की बात हो रही है, ये कितना बन जाता है 9/11। कब बन जाएगा 9/11? जब 2 इज़ एडेड, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब आप दोनों में ही 2 ऐड कर दोगे, न्यूमरेटर में भी और, तो ये कितना बन जाएगा 9/11। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इक्वेशन निकालो, 11x प्लस 22 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y, 22 जब 18 में से माइनस होगा तो गाइस -4। इक्वेशन नंबर 1 ईजी था। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अच्छा द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। जो फ्रैक्शन है वो अब 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है 5/6 जब इन दोनों में 3 ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, सेम एज इक्वेशन निकलेगी यहाँ से भी एक। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 7 एंड y की आएगी 9। तो आपके पास फ्रैक्शन पूछा है उसने क्या है, तो फ्रैक्शन आप बता दोगे उसको 7/9। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ फ्रैक्शन की बात हो रही थी। ठीक है, कई बार क्या करता है वो आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रिलेशन भी दे देता है। तो क्वेश्चन को रीडिंग ध्यान से करना होता है कि फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपस में उसमें रिलेशन में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका है, अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मान लेते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन
इज इक्वल्स टू x एंड लेट डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू y। फ्रैक्शन का कोई यूज़ तो नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं, x बाई वाई बन जाएगा ना फ्रैक्शन यहाँ से, जब यूज़ आएगा अगर आगे तो देखते हैं। कहता सम ऑफ न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमेटर डिनोमिनेटर का सम यही होगा। इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है y, इससे 3 कम और इसका ट्वाइस, यही तो कह रहा है। ये रिलेशन हमने सेटिस्फाइड करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, इक्वेशन नंबर 1। फ्रैक्शन का कोई यूज़ नहीं आया, ठीक है। इफ़ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अब बात हो रही है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, बोथ डिक्रीज बाय 1, चलो जी दोनों को डिक्रीज कर दो। हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिक्रीज किया था, इंक्रीज किया था, लेकिन वहाँ फ्रैक्शन की बात थी, यहाँ पे कहीं फ्रैक्शन की बात नहीं है। वो कहता है न्यूमिनेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब दोनों को इक्वल बनाना है। ये जो न्यूमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ। तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो इक्वल बन जाए, यस, किससे, ट्वाइस, ठीक है। तो मैं अगर इसको ट्वाइस कर दूँ या इसको हाफ कर दूँ, बात एक ही, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इधर ही आएगा ना, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे इससे। तो क्या हुआ, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सम 1, ठीक है। सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सॉल्व कर दें, चलो कर देते हैं। साइन चेंज करने हैं बस, कोफिशिएंट तो इक्वल है ना इसके, ठीक है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये कैंसिल आउट हो गई वैल्यू, -x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू सम 4। सिमिलरली जब पुट करोगे वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे, तो आपके पास y की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, जब उसने बोला था कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना हुआ 11, ये डिनोमिनेटर के ट्वाइस, यानी कि 2 × 7 14 से 3 कम है, यस, 14 - 3 11 हो गया सेटिस्फाइड। या फिर यहाँ चेक कर लो कि जब दोनों में डिक्रीज कर दिया जाए 1 से, 4 - 1 3, 7 - 1 6, तो 3 और 6, 3 क्या है, 6 का हाफ है ना, तो ये हाफ हो जाता है। जब हम ट्वाइस करके इसको क्या बनाया था हमने, इक्वल, ठीक है। तो चेक भी हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से जब फ्रैक्शन की बात हो रही हो तो फ्रैक्शन में लेके चलना है आपने, ठीक है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड जो करना है, रट्टाफिकेशन इन टाइप्स में नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होती हैं आपकी टाइप्स। आरडी पहले एनसीईआरटी करो, फिर आरडी से क्वेश्चंस करो सभी टाइप्स के, ठीक है। चलो।